तालिबान ने चीन पाकिस्तान को दिया 440 वोल्ट का झटका, भारत के कदमों में बिछा दी अपनी पलकें। $3 ट्रिलियन के खजाने के बाद अफगानिस्तान के कई बड़े प्राचीन खजानों पर होगा भारत का कब्जा। सोने चांदी और बेशकीमती कलाकृतियों के वो 3 महाखजाने जो भारत को बना देंगे दुनिया का सबसे अमीर देश। एक तरफ अमेरिका की पाबंदियां, दूसरी तरफ चीन का लालच, बीच में तालिबान ने खेला भारत वाला दांव। ये साल 2025 है और दुनिया की जियोपॉलिटिकल बिसात पर एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के होश उड़ा दिए हैं। जब पूरी दुनिया तालिबान को एक कट्टरपंथी संगठन मानकर उससे दूरी बना रही थी, तब नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक ऐसी खामोश रणनीति तैयार हो रही थी जिसका असर आज पूरी दुनिया देख रही है। ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर के उस अनकहे अध्याय की, जिसके बाद तालिबान ने भारत की हर एक बात पर आंख मूंद कर यकीन करना शुरू कर दिया। ये कहानी है उस भरोसे की जो भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, जीवन रक्षक दवाइयों के अनगिनत जहाज और अपनी टेक्निकल टीमों को भेजकर जीता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहायता कार्यक्रमों से भी 4 कदम आगे बढ़कर अफगानिस्तान के आम लोगों की सीधी मदद की, और ये बात तालिबान के पत्थर दिल समझे जाने वाले नेताओं के दिलों में घर कर गई। नतीजा, भारत के एक इशारे पर तालिबान ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले कुनार नदी के पानी के रास्ते पर ताला लगा दिया, जिससे इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया और वो गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया। और अब इस दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। तालिबान ने अपने विदेश मंत्री को भारत भेजा है और बंद कमरों में जो बातें हो रही हैं, उसने दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। पश्चिमी मीडिया हैरान है, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स परेशान हैं और चीन के रणनीतिकार अपनी अगली चाल सोचने पर मजबूर हैं। कहा जा रहा है कि तालिबान भारत पर इतना भरोसा करने लगा है कि वो उसे अपने सबसे बड़े रहस्यों, अपने सबसे बड़े खजानों की चाबी सौंपने को तैयार है। ये सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स की बात नहीं है, बल्कि ये उन 3 विशाल और ऐतिहासिक खजानों की कहानी है जिनका सीधा कनेक्शन प्राचीन भारत से रहा है। ये वो खजाने हैं जो अगर भारत के हाथ लग गए तो भारत की तिजोरी इतनी भर जाएगी कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र ही बदल सकता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वो बेशकीमती भारतीय कलाकृतियां जो सदियों से अफगानिस्तान में थी कैद, अब भारत वापसी का काउंटडाउन शुरू। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं और उस चक्रव्यूह को समझते हैं जिसे भारत ने काबुल की धरती पर रचा है। ये कोई मामूली कूटनीतिक जीत नहीं है, ये भारत के उस सॉफ्ट पावर का ब्रह्मास्त्र है जिसने बिना एक गोली चलाए वो हासिल कर लिया, जो अमेरिका 20 साल में $2 ट्रिलियन फूंक कर और रूस अपनी पूरी ताकत लगाकर भी हासिल नहीं कर पाया। समझिए, जब अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो पूरी दुनिया ने अपने दूतावास बंद कर दिए। सबने मान लिया कि अब अफगानिस्तान में अंधेरा छा जाएगा। पाकिस्तान तो ईद मना रहा था, उसे लगा कि अब अफगानिस्तान उसकी जेब में है। उसकी स्ट्रेटेजिक डिपथ की पॉलिसी कामयाब हो गई और वो भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगा। चीन अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी का थैला लेकर तैयार बैठा था। उसे अफगानिस्तान के $3 ट्रिलियन के खनिजों पर गिद्ध वाली नजर गड़ाए बैठा था। लेकिन वो सब एक बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। वो ये समझ ही नहीं पाए कि ये 2025 का नया भारत है जो पर्दे के पीछे से अपनी चाल चलता है। भारत ने तालिबान सरकार से सीधे मान्यता की बात नहीं की, बल्कि अफगानिस्तान के लोगों से रिश्ता जोड़ा। जब वहां के बच्चे भूख से बिलख रहे थे, तब भारत से गेहूं की बोरियां पहुंच रही थीं। जब अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गईं, तब भारत से जीवन रक्षक दवाएं भेजी जा रही थीं। भारत ने काबुल के इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल को गोद ले लिया। वहां फंसे अपने नागरिकों और अफगान हिंदुओं सिखों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। ये भारत की वसुधैव कुटुंबकम की वो नीति थी जिसने तालिबान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कौन असली दोस्त है और कौन आस्तीन का सांप। तालिबान ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पाकिस्तान सिर्फ अपने मतलब के लिए उन्हें इस्तेमाल करता आया है और कैसे चीन सिर्फ उनके खनिजों को लूटने और उन्हें कर्ज के जाल में फंसाने के फिराक में है, जबकि भारत बिना किसी शर्त के सिर्फ इंसानियत के नाते उनकी मदद कर रहा था। इसी भरोसे की नींव पर आज भारत और तालिबान के रिश्ते एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां तालिबान भारत को अपने वो राज सौंपने को तैयार है जो उसने दुनिया से छिपा कर रखे हैं। ये राज हैं वो 3 ऐतिहासिक खजाने जो सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली अतीत का जीता जागता सबूत हैं। ये खजाने अफगानिस्तान की धरती के नीचे सदियों से दबे पड़े थे और आज भारत के पास एक सुनहरा मौका है कि वो इन्हें वापस अपनी धरती पर ला सके या इन पर अपना हक जता सके। तो चलिए
एक एक करके इन 3 महाखजानों के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और शुरुआत करते हैं उस खजाने से जिसका नाम है बेग्राम का खजाना। नंबर 3, बेग्राम का खजाना। अब बात करते हैं उस खजाने की जिसका नाम सुनते ही दुनिया के बड़े बड़े म्यूजियम और इतिहासकार चौंक जाते हैं। बेग्राम का खजाना ये सिर्फ सोने चांदी का ढेर नहीं बल्कि टाइम मशीन की तरह है जो हमें 2000 साल पीछे उस दौर में ले जाता है जब भारत की सभ्यता और संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में बजता था। सोचिए, अफगानिस्तान के काबुल से करीब 80 किलोमीटर दूर एक जगह है बेग्राम, जिसे प्राचीन काल में कपिशा के नाम से जाना जाता था। ये उस महान कुषाण साम्राज्य की गर्मियों की राजधानी थी, एक ऐसा साम्राज्य जिसका राज उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर मथुरा और बनारस तक फैला हुआ था। ये वो साम्राज्य था जिसने दुनिया के सबसे मशहूर सिल्क रूट पर राज किया। इसी जगह पर 1936 से 1940 के बीच फ्रांसीसी पुरातत्वविदों की एक टीम खुदाई कर रही थी। उन्हें क्या पता था कि वो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर से पर्दा उठाने वाले हैं। खुदाई के दौरान उन्हें 2 कमरे मिले जो दीवारों से पूरी तरह बंद थे, जैसे किसी ने जानबूझकर किसी बेशकीमती चीज को दुनिया की नजरों से छिपा दिया हो। जब उन दीवारों को तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर खजाना बिखरा पड़ा था, 1000 से भी ज्यादा चीजें, कांस्य की मूर्तियां, हाथी दांत पर की गई बारीक नक्काशी, ग्रीको रोमन स्टाइल के शीशे के बर्तन, चीन के हान राजवंश से लाए गए लाख के कटोरे और न जाने क्या क्या। ये खजाना कुषाण राजाओं की शान और शौकत की कहानी कह रहा था। ये बता रहा था कि उस दौर में भी उनका साम्राज्य कितना अमीर और कला का कितना बड़ा पारखी था। लेकिन इस खजाने की सबसे खास और चौंकाने वाली चीज थी बेग्राम आइवरी, यानी हाथी दांत से बनी वो कलाकृतियां जो सीधे सीधे भारत से जुड़ी हुई थीं। जब वैज्ञानिकों ने इन हाथी दांतों की जांच की तो पता चला कि ये भारतीय हाथियों के दांतों से बनाए गए थे और इनकी कारीगरी की शैली मथुरा की कला से मिलती जुलती थी। ये फर्नीचर के टुकड़े थे जिन पर महाभारत और रामायण की कहानियों से मिलते जुलते दृश्य उकेरे गए थे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि आज से 2000 साल पहले भी भारत और मध्य एशिया के बीच कितना गहरा व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ता था। ये कलाकृतियां हिंदू कुश के खतरनाक पहाड़ी दर्रों से होकर अफगानिस्तान पहुंची थीं। ये उस सिल्क रूट की कहानी बयां करती हैं जिस पर सिर्फ रेशम का व्यापार नहीं होता था बल्कि कला, धर्म और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था। इस खजाने में मिली एक मूर्ति देवी एथेना की थी जो ग्रीक माइथोलॉजी की देवी हैं। दूसरी तरफ चीन से आए बर्तन थे और बीच में थीं भारत से गई हाथी दांत की कलाकृतियां। यह खजाना एक ग्लोबल विलेज का सबूत था जिसका सेंटर कहीं ना कहीं भारत ही था। कुषाण साम्राज्य की गंधार कला जिसमें भारतीय बौद्ध धर्म और यूनानी मूर्ति कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, उसका सबसे बेहतरीन नमूना यह खजाना ही है। लेकिन फिर इस खजाने को बुरी नजर लग गई। 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा तो काबुल म्यूजियम को बेरहमी से लूटा गया। इस खजाने का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया। कई बेशकीमती चीजें चोर बाजार में बेच दी गईं। सोचिए, भारत के इतिहास की वो अनमोल धरोहर, वो हाथी दांत की नक्काशी, कौड़ियों के भाव बिक गई। हालांकि 2011 में कुछ चोरी हुई वस्तुएं ब्रिटिश म्यूजियम में मिलीं और उन्हें वापस अफगानिस्तान को लौटाया गया। आज इस खजाने का आधा हिस्सा काबुल म्यूजियम में है और आधा पेरिस के मुसेगुइमेट में। अब सोचिए, जब तालिबान भारत को अपना सबसे बड़ा दोस्त मान रहा है तो क्या भारत इस खजाने पर अपना दावा नहीं कर सकता? क्या भारत ये नहीं कह सकता कि ये हमारी साझा विरासत है और इसकी सुरक्षा और संरक्षण का जिम्मा हमें मिलना चाहिए? ये खजाना भारत के उस गौरवशाली अतीत का प्रतीक है जब भारत दुनिया के लिए ज्ञान और व्यापार का केंद्र था। इसे वापस लाना या इस तक पहुंच बनाना सिर्फ एक खजाना पाना नहीं बल्कि अपने इतिहास के एक सुनहरे पन्ने को फिर से हासिल करना होगा। नंबर 2, मेस-ए-नाक का बौद्ध शहर। अगर बेग्राम का खजाना एक बंद कमरे में छिपा रहस्य था तो मेस-ए-नाक अपने आप में एक पूरा का पूरा दफन शहर है। एक ऐसा शहर जो सिर्फ ईंट पत्थरों का मलबा नहीं बल्कि एक जीती जागती बौद्ध सभ्यता का महासागर है जो अफगानिस्तान के लोगर प्रांत की धरती के नीचे सांस ले रहा है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो 6 वर्ग किलोमीटर में फैला हो, जिसमें 19 अलग अलग पुरातात्विक स्थल हों, 4 विशाल किलेबंद मठ, एक पारसी अग्नि मंदिर, सैकड़ों बौद्ध स्तूप, तांबा गलाने की कार्यशालाएं, बाजार, आवासीय क्वार्टर और हजारों मूर्तियां। ये है मेस-ए-नाक। ये 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी तक
सिल्क रोड का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। ये सिर्फ एक मठ नहीं, बल्कि एक पूरा महानगर था, जहां हजारों बौद्ध भिक्षु, विद्वान, व्यापारी और कारीगर एक साथ रहते थे। ये वो जगह थी जहां भारत से बौद्ध भिक्षु और विद्वान चीन की ओर जाते थे और रास्ते में यहीं रुकते थे। ये वो जगह थी जहां भारतीय संस्कृति, बौद्ध धर्म और संस्कृत साहित्य का यूनानी, फारसी और चीनी संस्कृतियों के साथ मिलन होता था। इसकी खोज भी बड़े नाटकीय ढंग से हुई। 1963 में एक फ्रांसीसी भूविज्ञानी इस इलाके में तांबे की खोज कर रहा था और तभी उसे इस प्राचीन शहर के अवशेष मिले। जब यहाँ खुदाई शुरू हुई तो जो कुछ सामने आया उसने पूरी दुनिया के पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया। 1000 से ज्यादा मूर्तियां मिली, जिनमें से कई भगवान बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाती हैं। दीवारों पर बने विशाल चित्र जिनमें बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं को दिखाया गया है। ध्यान में लीन बोधिसत्व मैत्रेय की मूर्तियां, सोने का पानी चढ़ा हुआ बुद्ध का एक सिर और काले पत्थर से बनी अनगिनत मूर्तियां। इस जगह की कला पर गंधार शैली का गहरा प्रभाव दिखता है, जो सीधे सीधे प्राचीन भारत से जुड़ा है। यहाँ भारतीय धोती पहने हुए आकृतियां मिली हैं। पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ, पेंसिव बोधिसत्व की दुर्लभ मूर्ति मिली है। ये सब इस बात के पक्के सबूत हैं कि ये जगह बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा गढ़ थी और इसका सीधा कनेक्शन भारत से था। काबुल पेशावर का पूरा इलाका, जिसमें 2400 से अधिक मंदिर और स्तूप थे, भारतीय, यूनानी, फारसी, तिब्बती और चीनी संस्कृतियों का एक चौराहा था। मेसा एनाक इसी महान सांस्कृतिक संगम का दिल था, लेकिन इस बेशकीमती विरासत पर आज एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और ये खतरा किसी और से नहीं बल्कि चीन से है। दरअसल इस पूरे इलाके के नीचे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तांबे का भंडार है और चीन की एक सरकारी खनन कंपनी ने इस पूरे पहाड़ को खोदकर तांबा निकालने का ठेका ले लिया है। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा का पूरा प्राचीन शहर, ये हजारों मूर्तियां, ये मठ, ये स्तूप, सब कुछ हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत पर एक सीधा हमला होगा। चीन को इन मूर्तियों या इस इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ तांबा चाहिए। वो इस पूरी सभ्यता को डायनामाइट से उड़ाकर भी अपना काम करने से पीछे नहीं हटेगा। अब यहीं पर भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तालिबान आज चीन के कर्ज के जाल और उसकी विस्तारवादी नीतियों से परेशान है। वो चीन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता। ऐसे में भारत तालिबान पर दबाव बना सकता है कि वो इस चीनी प्रोजेक्ट को रोक दे। भारत कह सकता है कि ये सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं बल्कि हमारी भी विरासत है और हम इसे बचाने में आपकी मदद करेंगे। भारत अपने पुरातत्वविदों और विशेषज्ञों को भेजकर इस पूरे शहर की 3D मैपिंग और डिजिटल संरक्षण में मदद कर सकता है, जैसा कि फ्रांसीसी टीम ने पहले भी किया था। मेसा एनाक को बचाना मतलब भारत के उस बौद्ध धर्म के रूट को बचाना है जो भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैला। ये खजाना पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। ये हमारी पहचान का, हमारी संस्कृति की जड़ों का खजाना है। और आज जब तालिबान भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो इस खजाने को बचाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। नंबर 1, बैक्ट्रियन गोल्ड का महाखजाना। और अब हम बात करने जा रहे हैं उस खजाने की जिसे दुनिया बैक्ट्रियन गोल्ड के नाम से जानती है। ये वो खजाना है जिसकी खोज को 20वीं सदी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक माना जाता है, जिसकी तुलना मिस्र के राजा तूतनखामेन के मकबरे की खोज से की जाती है। ये वो खजाना है जो इतना विशाल, इतना कीमती और इतना रहस्यमयी है कि इसके सामने दुनिया के बड़े बड़े खजाने फीके पड़ जाएं। इसकी कहानी किसी हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। साल था 1978। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के हमले से ठीक पहले का वक्त। उत्तरी अफगानिस्तान के शिबरगान जिले में तिला तपा यानी सोने का टीला नाम की एक जगह पर सोवियत अफगान पुरातत्वविदों की एक टीम खुदाई कर रही थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मॉस्को के विक्टर सारियानिडी। उन्हें वहां 6 कब्रें मिली जो करीब 2000 साल पुरानी थीं। ये किसी आम इंसान की कब्रें नहीं थीं। ये उस समय के 6 अमीर खानाबदोश सरदारों और राजकुमारियों की कब्रें थीं। जब इन कब्रों को खोला गया तो अंदर जो मिला उसे देखकर विक्टर सारियानिडी और उनकी टीम की सांसें थम गईं। कब्रों के अंदर 20,000 से ज्यादा सोने की वस्तुएं थीं। हर एक चीज शुद्ध सोने की बनी हुई और उस पर की गई कारीगरी ऐसी कि आज की मशीनें भी शर्मा जाएं। सोने के कपड़े, सोने के मुकुट, सोने के कंगन, हार, अंगूठियां, हथियार, सब कुछ सोने का। इन पर कामदेव, डॉल्फिन, ड्रैगन और देवताओं की आकृतियां बनी थीं, जिनमें फिरोजा, माणिक और लैपिस लाजुली जैसे कीमती पत्थर जड़े हुए थे।
एक कब्र में एक 25 से 30 साल की महिला का कंकाल था, जिसे खानाबदोश राजकुमारी कहा गया। उसने सोने के इतने आभूषण पहन रखे थे कि उसका पूरा शरीर सोने से ढका हुआ था। उसके साथ एक ऐसा सोने का मुकुट मिला जो यात्रा के दौरान मोड़ कर रखा जा सकता था। यह खानाबदोश जीवन शैली का प्रतीक था। एक और कब्र में एक पुरुष सरदार था, जिसके साथ साइबेरियन स्टाइल के खंजर और सोने की बेल्ट बकल थी, जिस पर चीनी कला का प्रभाव था। एक कब्र से रोम के सम्राट ऑगस्टस का सिक्का मिला। यह खजाना इस बात का सबूत था कि यह जगह पूरब और पश्चिम की सभ्यताओं का मिलन बिंदु थी। यहाँ फारसी, यूनानी, चीनी, रोमन और भारतीय संस्कृतियों का संगम होता था। लेकिन इस खजाने का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन जुड़ता है भारत से। पुरुष सरदार की कब्र से एक सोने का भारतीय मेडलियन मिला। इस मेडलियन पर एक ऐसी आकृति बनी है जिसे भगवान बुद्ध की सबसे पुरानी छवियों में से एक माना जाता है। इसमें एक देवता को एक शेर या तेंदुए जैसे जानवर की सवारी करते हुए दिखाया गया है और उनके हाथ में एक चक्र है जो बौद्ध धर्म के धर्म चक्र का प्रतीक है। ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि उस समय के कुषाण साम्राज्य पर भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म का कितना गहरा प्रभाव था। ये खजाना उन यूएनजी कबीलों से जुड़ा है जो चीन से आकर बैक्ट्रिया में बसे और बाद में उन्होंने ही भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी। ये मेडलियन भारत की उस सांस्कृतिक विजय का प्रतीक है जो तलवार के जोर पर नहीं बल्कि विचारों और धर्म के प्रभाव से हासिल की गई थी। इस खजाने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब अफगानिस्तान में सोवियत जंग छिड़ी तो इस खजाने को काबुल के राष्ट्रपति भवन के तहखाने में छिपा दिया गया। फिर मुजाहिदीन का दौर आया, फिर तालिबान का पहला शासन आया, लेकिन किसी को इस खजाने की भनक तक नहीं लगी। दुनिया ने मान लिया था कि ये खजाना हमेशा के लिए लुट गया या नष्ट हो गया। लेकिन साल 2003 में जब तालिबान का शासन खत्म हुआ तो इस खजाने को चमत्कारिक रूप से उसी तहखाने में सुरक्षित पाया गया। इसे दुनिया के कई देशों में प्रदर्शनी के लिए भेजा गया और इसने अरबों डॉलर कमाए। 2021 में जब तालिबान ने दोबारा सत्ता पर कब्जा किया तो उन्होंने दुनिया को आश्वासन दिया कि वो इस खजाने की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि ये अफगानिस्तान की राष्ट्रीय धरोहर है। अब सोचिए, एक ऐसा खजाना जिसमें भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सबूत छिपा हो, वो आज तालिबान के कब्जे में है और वो तालिबान आज भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानता है। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। भारत तालिबान के साथ मिलकर इस खजाने के संरक्षण और स्टडी पर काम कर सकता है। वो दुनिया को बता सकता है कि अफगानिस्तान का इतिहास भारत के इतिहास से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। ये खजाना सिर्फ सोना नहीं, ये भारत की सॉफ्ट पावर की वो चाबी है जो मध्य एशिया में भारत के लिए वो दरवाजे खोल सकती है जिन्हें चीन और पाकिस्तान कभी पार नहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा कैसे अफगानिस्तान की धरती के नीचे दबे ये 3 खजाने सिर्फ सोना, चांदी, पत्थर और मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि ये भारत के उस स्वर्णिम अतीत के वो पन्ने हैं जिन्हें इतिहास की धूल ने ढक दिया था। बेग्राम का खजाना, मेस अयनाक का बौद्ध शहर और बैक्ट्रियन गोल्ड, ये तीनों भारत की उस महान विरासत के गवाह हैं जब भारत की सभ्यता, संस्कृति और व्यापार का परचम पूरी दुनिया में लहराता था। आज 2025 में जब भारत एक नई महाशक्ति बनकर उभर रहा है तो ये खजाने हमारे लिए सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि हमारी विदेश नीति के सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं। ये उस अखंड भारत की सांस्कृतिक सीमाओं का जीता जागता सबूत है जो तलवार से नहीं बल्कि विचारों से बना था। भारत ने तालिबान को मानवीय मदद देकर जो भरोसा जीता है वो चीन के अरबों डॉलर के निवेश और पाकिस्तान की दशकों की साजिश पर भारी पड़ गया है। पाकिस्तान सोचता था कि वो तालिबान को अपनी कठपुतली बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, लेकिन तालिबान ने उसी के खिलाफ ड्यूरन लाइन पर बाढ़ उखा देनी शुरू कर दी और टीटीपी के लड़ाकों को पनाह देनी शुरू कर दी। चीन सोचता था कि वो पैसे के दम पर अफगानिस्तान के खनिज लूट लेगा, लेकिन तालिबान ने उसे भी साफ कह दिया कि सौदे बराबरी के होंगे, गुलामी के नहीं। आज तालिबान भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और भारत के पास मौका है कि वो इस रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। इन खजानों तक पहुंच बनाना सिर्फ भारत की तिजोरी भरना नहीं होगा, बल्कि ये चीन को ये संदेश देना होगा कि मध्य एशिया में असली बॉस कौन है। ये पाकिस्तान को ये दिखाना होगा कि नफरत की राजनीति से रिश्ते नहीं बनते बल्कि मदद और सम्मान से बनते हैं। ये दुनिया को ये बताना होगा कि भारत जब दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाली सदियों की सोचता है। ये भारत की कूटनीति का वो शिखर है जहां दोस्त और दुश्मन की परिभाषाएं बदल जाती हैं और सिर्फ राष्ट्रहित सर्वोपरि रहता है। अब सवाल आपके लिए है, क्या भारत को इन खजानों पर अपना एक हक जताना चाहिए
क्या तालिबान पर भरोसा करना भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या एक बहुत बड़ी भूल? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।